हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी जीके स्टडी स्टॉफ में। आज की वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं डी कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एनसीयूएफ से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में और उनके पास जो है कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। और इसके अंदर एक बुक या फिर सब्जेक्ट है आइडिया एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। तो इसकी थर्ड यूनिट के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, जो कि है नीति और न्याय। ठीक है, न्याय और नीति के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इससे पहले मैं ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। सो भाई शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो विदाउट एक्सटेंड टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। तो देखो, जो पैसेज है उसको एक बार मैं रीड कर देता हूँ। इसमें बताया गया, देखो पैराग्राफ में सबसे पहले प्राचीन भारत में न्याय और नीति, जो अपना न्याय और नीति है दोनों को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। तो देखते हैं, कोई भी कल्याणकारी राज्य अपने आप को निरंकुशता और स्वेच्छाचारी, ये दो वर्ड याद रखना, निरंकुशता और स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था से दूर रखने की कोशिश करता है। समाज के हितों को किसी प्रकार के अन्य हित का अधीनस्थ बताना हो या बनाना खारिज करता है। प्राचीन काल में भारतीय नीति और न्याय व्यवस्था में, ठीक है, इन विशेषताओं पर प्रकाश या दृष्टि डाली गई है। ठीक है, प्राचीन भारत में इन प्रकार की जो न्याय और नीति है उन पर प्रकाश भी डाला गया, उन पर गौर भी किया गया। भारतीय नीति शास्त्र के क्षेत्र में भी प्राचीन विधि का महत्वपूर्ण अध्ययन बहुत कम किया गया है। देखो, इतना जो अभी पढ़ा है मैंने बताया हूँ। कोई भी कल्याणकारी राज्य ये चाहता है कि वो अपने आप को क्या बनाना चाहता है, निरंकुश और स्वेच्छाचारी। ठीक है, मतलब इन दोनों चीज़ों से दूर रखने की कोशिश करता है। ठीक है, ताकि समाज के जो कल्याणकारी वो राज्य जो है वो कल्याण कर सके। ठीक है, समाज का कल्याण हो सके या राज्य या शासन व्यवस्था क्या हो बढ़िया तरीके से चल सके। तो वो इन दो चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करता है, अपनी शासन व्यवस्था से दूर रखता है, निरंकुशता को और स्वेच्छाचारी को। और ज़्यादातर ना प्राचीन काल की जितनी भी भारत की जो प्राचीन समय की नीतियाँ थी और न्याय व्यवस्था थी, तो उसके बारे में प्रकाश डाला गया, लेकिन बहुत कम। ठीक है, प्रकाश डाला तो गया है लेकिन उस मतलब गौर तो किया गया है। ठीक है, जानने की कोशिश भी की है लेकिन बहुत कम की गई है। ठीक है, भारतीय नीति शास्त्र के क्षेत्र में भी प्राचीन विधि का महत्वपूर्ण अध्ययन बहुत कम किया गया है। वही बात है जो अभी मैंने बताई। अब प्राचीन भारत में गौरवशाली, ठीक है, न्याय और नीति पद्धति का अन्वेषणात्मक शोध किया जाना अत्यंत आवश्यक हो गया है, जिससे हम ज्ञात कर सके कि अपने अतीत की नीति और न्याय व्यवस्था को पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त कर पाएँ और नीति और न्याय पर प्रकाश डाले। नीति और न्याय व्यवस्था, न्याय की जो सर्वोच्चता थी, मतलब नीति को भी सबसे ऊपर रखा गया, न्याय को भी सबसे ऊपर रखा गया था, जो प्रत्येक आधुनिक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का मुख्य बिंदु और आधार भी है। ठीक है, मतलब नीति और न्याय को सबसे सर्वोच्च माना जाता है। अगर नीति बनाई जाएगी तो उसको पालन करना पड़ेगा। अगर नीति का पालन नहीं करेंगे तो हमने सेकंड यूनिट में देखा था कि दंडित किया जाएगा उस व्यक्ति को जो नीति का पालन नहीं करता, जो सरकार के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, न्याय की बात करें तो गलत व्यक्ति के साथ, जैसे मान के चलो कोई निर्दोष व्यक्ति है, उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, दोषी जो होगा ना, जो जिसने वो अपराध किया हो, किसी प्रकार का अपराध किया, अगर दोषी को सज़ा नहीं मिलेगी तो जिसके साथ अपराध, मतलब जिसके साथ हुआ है ना, कोई भी मान के चलो समस्या उत्पन्न हुई है या कोई व्यक्ति है, तो उसको न्याय भी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो जो निर्दोष व्यक्ति है उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी बात, जिसके साथ बुरा हुआ है उसको न्याय भी मिलना चाहिए। तो सिंपल बात ये निकल के आती है। तो इसमें ना सबसे ज़्यादा लोकतंत्र, अगर हम देखते हैं, लोकतंत्र में नीति और न्याय को सबसे ज़्यादा ऊपर माना जाता है और यही आधार है और यही मेन पॉइंट है, जिस पर ही प्राचीन भारत के प्रशासन का भवन निर्मित किया गया था। ठीक है, प्राचीन भारत के प्रशासन का भवन भी इसी बेस पर निर्धारित बनाया गया था। आधुनिक लेखकों के जन्म से पहले ही ये सिद्धांत प्राचीन भारत की नीति शास्त्रीय संकल्पना में मौजूद था। जो ये संकल्पना थी ये पहले भी मौजूद थी और आज भी मौजूद है। प्राचीन भारत में नीति और न्याय व्यवस्था में ऐसे बहुत सी विधियों को देखा जा सकता है, ठीक है, जिनके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के आचरण, मतलब जो बिहेवियर वगैरह होते हैं, उनको विनियमित किया जाता था। जैसे दंड विधि के क्षेत्र में भी दंड के लिए उचित दिशा निर्देश प्रस्तुत थे और आरोपों की गंभीरता के हिसाब से ही दंड की मात्रा को निर्धारित किया गया था। प्राचीन धर्मशास्त्रों के अध्ययन से भी ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत के काल में भी मृत्युदंड के संदर्भ में
किसी प्रकार का कोई निश्चित मत नहीं था, कोई वोट नहीं था पर्टिकुलर। प्राचीन भारत में उन दिनों भी उपभोक्ता तथा उत्पादकों के हितों का उल्लंघन भी शास्त्र के अधीन ही था। ठीक है, शास्त्र के अधीन ही था सब कुछ। उपभोक्ता और जो उत्पादक के हित है उसका अगर उल्लंघन किया जाता तो वो भी शास्त्र के अधीन ही था, तथा पर्यावरण मूल्यों को महत्व प्रदान किया गया था। जैसे उपभोक्ता और उत्पादकों के अपराधों के लिए दंड की व्यवस्था थी। अब देखो इसमें बोला गया आगे, प्राचीन भारत के विचारकों के अनुसार न्याय और नीति, जो टॉपिक चल रहा है ना अपना, प्राचीन भारत के जितने भी विचारक हैं उनका क्या कहना है। तो देखो प्राचीन भारत के विचारकों में बहुत सारे विचारक आते हैं, तो इसमें जो मेन पॉइंट्स है ना वो देख लेना। आपको एक बार मैं बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। जो मैंने आपको बताया था ना अभी, थोड़ा सा बेस बताया, वो भी ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया, बस मैंने रीड ही किया था क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो ये जितने भी नोट्स हैं ना एक बार आप इसको रीड कर लो, क्योंकि ये पूरी की पूरी बुक नहीं दी है मैंने आपको, बस मेन जो पॉइंट्स है ना, जो मेन टॉपिक है जो आप लिख सकते हो एग्जाम में वही है। तो एक बार आप इसे रीड जरूर करना। कौटिल्य के बारे में बताया गया, ये हमने सेकंड यूनिट में भी देखा है। अगर आपने सेकंड यूनिट पढ़ रखी है ना तो थर्ड यूनिट आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप कर सकते हो, क्योंकि हमने सेकंड यूनिट में दंड नीति, ठीक है, या फिर नीति के बारे में, धम्म के बारे में पढ़ा था। तो थोड़े बहुत जो टॉपिक है वो इसमें भी आपको देखने को मिल जाएंगे, मतलब थोड़े बहुत क्या है टॉपिक रिलेट करते हैं। ठीक है, थर्ड यूनिट जो है सेकंड यूनिट की जैसी है। देखो कौटिल्य की न्याय और नीति पर विचार भी लिखा गया है। न्यायाधीशों के चयन की प्रक्रिया कैसी होती है, कौटिल्य ने जो है अर्थशास्त्र में न्याय का आधार राजा को ही दिया था, उसके बारे में बताना है। और साथ ही साथ न्यायाधीशों की चयन की प्रक्रिया तो हो जाएगी, अब इसके बाद नीति और न्याय की अवधारणा भी बतानी है, नीति और न्याय की अवधारणा। तो फिर इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है, आपको न्याय की परिभाषा भी देनी है, या न्याय की परिभाषा आप पहले भी दे सकते हो स्टार्टिंग में। ठीक है, तो इसी के साथ अपना जो ये यूनिट थर्ड है ना, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके बन के निकलते हैं वो यही है, आप इसको रीड कर सकते हो। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप गाइस आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, इससे आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।